आशा देवी की बड़ी बहू शर्मिला स्वभाव की बहुत सीधी सादी थी, जबकि छोटी बहू रजनी उतनी ही चुस्त और चालाक थी, या यूं कहो कि एक नंबर की 420 थी रजनी। किसी को बेवकूफ बनाकर अपना फायदा ढूंढना ही उसकी आदत थी। माँ जी, ये गुलाबी रंग की साड़ी मैं ले लूं? मेरे पास गुलाबी रंग की एक भी साड़ी नहीं है। पर ये साड़ी तो शर्मिला बहू ने। अरे कोई बात नहीं माँ जी, अगर ये साड़ी रजनी को पसंद है तो रजनी ये रख ले, मैं ये नीली रख लूंगी। ठीक है, फिर कल शाम को तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाना, कहीं हमें बरखा की शादी में पहुंचने में देर ना हो जाए। अच्छा हुआ मैंने ये गुलाबी रंग की साड़ी रख ली। मैंने इस पर लगे प्राइस के रेट जो देख लिए थे, ये तो नीली साड़ी से 2000 रुपए महंगी है। अब कल इस साड़ी में मैं सबसे सुंदर लगने वाली हूँ। शर्मिला बहू, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो, तुम्हें रिश्ते निभाने आते हैं। तुम अपने मधुर व्यवहार से किसी को भी अपना बना सकती हो, बस देखने वाले का नजरिया होना चाहिए। मैं जानती हूँ तुमने अपने लिए गुलाबी साड़ी पसंद की थी, पर तुमने रजनी का दिल रखने के लिए उसे वो साड़ी दे दी। अक्सर ऐसा ही होता था, रजनी हमेशा पहले ही चीजों का चुनाव कर लेती थी। रजनी गुलाबी साड़ी लेकर कमरे में गई, पर जब वो तैयार होने लगी तो उसकी पलंग में लगी एक कील से थोड़ी फट गई। अब क्या करूं, ये साड़ी तो किनारे से फट गई। मैं अब बरखा की शादी में क्या पहनूंगी? आइडिया, ये ठीक रहेगा। रजनी चालाक थी, वो बहाने से सास के पास गई और बोली, माँ जी ये देखिए, ये साड़ी किनारे से फटी हुई है। लगता है शर्मिला भाभी किसी सस्ती दुकान से ये साड़ियां खरीद कर लाई हैं। कितने मन से मैं ये गुलाबी साड़ी पहनकर तैयार हो रही थी, अब ये फटी हुई साड़ी पहनकर थोड़ी न जाऊंगी। कुछ भी कहो शर्मिला भाभी, आप बहुत चालाक हो, आपने जानबूझकर मुझे हल्की साड़ी दे दी। नहीं, ऐसी बात नहीं है रजनी, मैं देख कर लाई थी। अगर तुम कहो तो मैं दुकानदार को एक बार ये साड़ी दिखा देती हूँ। अभी तो हमें शाम को जाना है, मैं बदल कर ले आऊंगी। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई और पहन लूंगी, आप ही पहनो नई साड़ी। एक काम करो रजनी, तुम नीली वाली साड़ी पहन लो, मेरे पास एक और साड़ी रखी है, मैं वो पहन लूंगी। पर शर्मिला बहू, ठीक है दे दो, मुझे वो साड़ी इतनी पसंद नहीं थी, मजबूरी है इसलिए पहन रही हूँ। रजनी चालाकी से वो गुलाबी फटी हुई साड़ी शर्मिला को दे देती है और शादी में जाने के लिए नई नीली साड़ी पहन लेती है। अगले दिन शर्मिला वो फटी हुई साड़ी दुकानदार को देने आती है। बहन जी, आप हमारे पुराने ग्राहक हो, इसलिए मैं ये साड़ी बदलकर दूसरी दे रहा हूँ, पर हमारी दुकान में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारी दुकान में सारी साड़ियां चेक होकर ही आती हैं। मैंने भी आपको चेक करवा कर ही दी थी, पर हो सकता है कहीं देखना रह गया हो। ये इसका दूसरा पीस आप ले जाओ। शुक्रिया भाई साहब। शर्मिला साड़ी लेकर घर पहुंचती है। बदल दी दुकानदार ने? बदलता भी क्यों नहीं, गलती भी तो उसी की थी, फटी हुई जो पकड़ा दी थी। लाओ मैं इसे अलमारी में रख देती हूँ। देखो कैसे छीन कर ले गई, बिल्कुल शर्म नहीं है इसमें। अब ये नीली साड़ी इसकी हो गई, तू कब तक सीधी बनी रहेगी बहू। शर्मिला चुपचाप वहां से चली जाती है, पर आशा देवी अच्छे से जानती थी कि रजनी ने चालाकी से दोनों साड़ियां ले ली। ऐसे ही एक दिन रजनी की सहेली उससे मिलने आई। सुमन, कितने दिनों बाद तुझसे मिलना हुआ। शादी के बाद तो तू मेरठ में सेटल हो गई थी ना? हाँ हो तो गई थी, पर हस्बैंड की जॉब कैलिफोर्निया में लग गई है, तो हम विदेश जा रहे हैं। वैसे आऊंगी आफ्टर 6 मंथ्स, मेरा आना होगा। अभी वहां कुछ सेट कर ले, फिर सब कुछ यहाँ से समेट कर एक बार परमानेंट शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा रजनी, मुझे तेरे से एक काम था। हाँ बोल। मेरा दिल्ली में कोई भी नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि मेरे पास बहुत सारा गोल्ड है, तो अभी तो मैं कैलिफोर्निया नहीं ले जा सकती, मुझे इसे बेचना है और हमारी कल की फ्लाइट है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आज के आज में सारा गोल्ड अपना बेच सकूं, इसलिए तू मेरा गोल्ड अपने पास संभाल कर रख ले। तकरीबन 5 लाख का गोल्ड है, ये सारे जेवर तू संभाल कर रख ले। मैं 6 महीने बाद वापस आऊंगी तो ये जेवर बेच दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, तू मेरे पास रख दे, मैं संभाल कर रख दूंगी, तू बेफिक्र होकर जा। सुमन अपना सारा जेवर रजनी को दे जाती है। रजनी बहू, ऐसे किसी की चीज यूं इस तरह अपने घर में रखना ठीक बात नहीं है। तुमने एक बार सोने की परख भी नहीं की कि वो कितने का है, कितने का नहीं है। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लगा। तुम क्यों किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती हो? आजकल ऐसा जमाना नहीं है। माँ जी, मेरी सहेली को मैं बहुत समय से जानती हूँ, वो काफी पैसे वाली है, उसके पास इतना सोना होना कोई हैरानी की बात नहीं है। उसका पति बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, लाखों की सैलरी है। देखो
खुद ही कह रही है कि कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाएगी। अब वो पागल थोड़ी है जो मेरे पास अपना सोना रखवाने के लिए आएगी। रजनी अपनी सास की बातों को अनसुना कर देती है। एक दिन, अरे रजनी बहू, तैयार हुई या नहीं? शर्मिला बहू और मैं कब के तैयार हो गए। मिसेस शर्मा के घर कीर्तन शुरू हो जाएगा, हम तब जाएंगे जब आरती शुरू होगी। क्या? अरे आ रही हूं माँ जी, ये देखो मैं तैयार हो गई। ये तो वही जेवर है ना जो तुम्हारी सहेली तुम्हारे पास रखवा कर गई है, तुमने ये क्यों पहन लिए? अरे तो क्या हुआ माँ जी, कौन सा वो अभी लेने आ रही है? अभी अगले हफ्ते आना है उसने। 5 महीने से ऊपर हो गए मेरे पास ये जेवर संभाले हुए, अब एक बार पहन भी लूंगी तो क्या बिगड़ जाएगा। रजनी अपनी सास और जेठानी के साथ पड़ोस में कीर्तन में जाती है। सब लोग रजनी की तरफ ही देख रहे थे क्योंकि उसने बहुत सारे जेवर पहने हुए थे। उन्हीं में से एक महिला रजनी से जेवर के बारे में पूछती है। अरे वाह रजनी, जेवर तो तूने बड़े अच्छे पहने हैं, असली सोने के हैं क्या? तो और क्या, कोई आर्टिफिशियल थोड़ी पहनूंगी, असली सोने के हैं, नए बनवाए हैं मैंने। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, ये जेवर सोने की नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, जरूर आपको किसी सुनार ने लूट लिया। ये कैसी बातें कर रही हैं आप मेरे सोने के जेवर को आर्टिफिशियल ज्वेलरी बता रही हैं? मैं एक सुनारिन हूँ, बचपन से सोने में खेली हूँ, मुझे अच्छी खासी सोने की परख है, मैं देखते ही पहचान जाती हूँ कि सोना है या पीतल। काफी देर तक रजनी उस महिला से बहस करती रही और आखिर वो एक सुनार के पास पहुंची, पर सुनार ने भी जेवर नकली होने का दावा किया। सुनार की बातें सुनकर रजनी घबरा जाती है, उसकी सास और शर्मिला भी परेशान हो जाती है। रजनी सुमन को फोन पर सारी बात बताती है। उसकी बातों को सुनकर सुमन इंडिया लौटती है। मुझे कुछ नहीं पता रजनी, मैंने तुम्हें असली जेवर दिए थे, ये वो जेवर है ही नहीं जो मैंने तुम्हें दिए थे, ये तो तुम आर्टिफिशियल जेवर मुझे दिखा रही हो, मेरे जेवर दूसरे थे, तुमने मेरे साथ धोखेबाजी की है। तुम कैसी बातें कर रही हो सुमन, तुम यही जेवर तो मुझे पकड़ा कर गई थी, मैं भला जेवर क्यों बदलूंगी? अरे मैं तुम्हें कॉलेज के जमाने से जानती हूँ, तुम जैसी 420 औरत पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती, तुमने अपनी चालाकी यहाँ भी नहीं छोड़ी। चुपचाप मेरे जेवर मुझे वापस करो या फिर 5 लाख रुपए मुझे दो। मैं तो पहले ही कह रही थी ऐसे किसी पर विश्वास मत कर, पर ये मानती कहाँ है। अब अपने दोनों बेटों को बुलाऊं दुकान से, वही इसका हल निकालेंगे, वरना पुलिस हमारे घर में आते देर नहीं लगेगी। तभी काफी देर से चुप खड़ी शर्मिला कमरे में से अपना मोबाइल फोन लेकर आती है। सुमन, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, तुमने मेरी देवरानी की बहुत बेइज्जती कर ली। मेरी देवरानी लाखों में एक है और तुम्हारी मक्कारी का सबूत मेरे पास मेरे मोबाइल में कैद है। उस दिन जब तुम रजनी को जेवर दे रही थी, मैंने चुपचाप रजनी को बिना बताए तुम्हारा वीडियो बना लिया था और कुछ फोटो खींच ली थी। ये देखो, तुम यही जेवर रजनी को दे रही थी। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, तुम चुपचाप यहां से चली जाओ, वरना धोखाधड़ी के इल्जाम में मैं तुम्हें गिरफ्तार भी करवा सकती हूँ। शर्मिला भाभी, आपने उस दिन वीडियो बना लिया था, आज आपकी वजह से मेरे ऊपर से ये झूठा इल्जाम लगने से बच गया। सुमन, यहाँ से चली जाओ और ये अपने आर्टिफिशियल जेवर भी ले जाओ। सच में किसी से अगर कुछ भी लेना देना करो तो उसकी कोई लिखा पढ़ी या रिसीविंग जरूर ले लो, ये बात मैंने आज सीख ली है, भले ही कोई अपना दोस्त हो, रिश्तेदार हो या फिर पराया। सुमन डर जाती है और वहां से चुपचाप चली जाती है। शर्मिला बहू, मैं ये तो जानती थी कि तुम समझदार हो, पर इतनी दिमाग वाली हो ये मुझे आज पता चला। आप ठीक कह रही हो माँ जी, मैं अपने आप को बहुत चालाक समझती थी, पर हर चालाक व्यक्ति समझदार नहीं होता, कभी कभी इंसान का घमंड उसे मार देता है। सॉरी माँ जी, सॉरी शर्मिला भाभी, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे इस परिवार पर कोई आंच आए। रजनी आशा देवी और शर्मिला से माफी मांगती है। जब आशा देवी के दोनों बेटों को भी इस बारे में पता चलता है तो वो भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि शर्मिला ने इस बात को समझदारी से खुद ही सुलझा लिया। रजनी भी उस दिन से अपनी सास और जेठानी से मेल मिलाप से रहने लगी। महिमा ने अपने रिश्तेदारों को देने वाले कपड़ों की अटैची खोली और अपनी जेठानी प्रेमा को साड़ी पकड़ाने लगी। भाभी, ये साड़ी माँ ने आपके लिए दी है। ये साड़ी? पर मैं तो ये रंग पहनती ही नहीं हूँ। नीले रंग की 4 साड़ियां मैंने पिछले हफ्ते काम वाली को पकड़ाई हैं। अब ले ही आई हो तो दो, 1-2 बार पहन लूंगी। ये भैया का सूट और ये जूही की फ्रॉक भी है भाभी। वैसे कुछ खास पसंद नहीं है देवर जी आपके ससुराल वालों की, बड़े ही साधारण कपड़े भिजवाए हैं।
जूही के मामा पिछले दिनों उसके लिए फ्रॉक लाए थे, देखते ही बनती थी। मेरे मायके वाले पहले चीज को 100 बार परखते हैं फिर खरीदते हैं। बस भी करो प्रेमा, तुम्हें भी कोई ना कोई बहाना चाहिए बात को कुरेदने का। लो जी, कर लो बात। मेरी शादी के वक्त बाबूजी भी जिंदा थे। आज वो होते तो बताते कितने महंगे गहने और जेवर मेरे मायके से आए थे। क्यों माँ जी, अब क्यों चुप हो? कुछ तो बोलो। प्रेमा बहू, बात को खत्म करो और ये पकड़ो संजय की शादी का लिफाफा, बड़ी भाभी के नाम का। महेंद्र, ये तेरा लिफाफा। अब इस लिफाफे को क्या खोल कर देखना, वही 501 रुपए होंगे जो सगाई के वक्त पकड़ाए थे। प्रेमा भाभी, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। महिमा एक गरीब घर की लड़की थी। संजय और महिमा की ये लव मैरिज थी। प्रेमा एक अमीर खानदान से आई हुई बहू थी, इसीलिए उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। महिमा के घर में आते ही प्रेमा का घमंडी जेठानी वाला रूप सामने आने लगा था। एक दिन, महेंद्र, ये सब क्या है? ये प्रेस की तार कैसे जली हुई है? मुझे शाम को पार्टी में जाना है और मैं अपनी साड़ी प्रेस कर रही थी। देखो ये किसने किया है। मैंने आज प्रेस को हाथ नहीं लगाया, मैंने तो कल वाली कमीज ही दोबारा पहन ली थी। भाभी, वो सुबह मैं संजय की एक कमीज प्रेस कर रही थी तो पता नहीं कैसे प्लग जल गया, जिसकी वजह से तार भी जल गई। शायद इस प्रेस में पहले से ही कोई खराबी थी। भाभी, क्या कहा? प्रेस में खराबी थी? मेरी मम्मी ने आउट ऑफ इंडिया से ये प्रेस मंगा कर दी थी। ये सब सोफा सेट, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर वगैरह जो तुम देख रही हो ना इस घर में, ये सब मेरे दहेज का सामान है। और तुम तो कुछ लाई नहीं हो अपने दहेज में, सब कुछ मेरा ही इस्तेमाल कर रही हो, तो कम से कम सोच समझकर और देखकर इस्तेमाल करना चाहिए ना। तुमने मेरी इतनी महंगी प्रेस खराब करके रख दी। प्रेमा, कोई बात नहीं, बिजली वाले से महेंद्र ठीक करवा ले आएगा। छोटी बहू को इतना सब सुनाने की क्या जरूरत है? माँ जी, आप तो चुप ही रहो, कुछ पता होता नहीं है, बीच में बोलती रहती हो। आपकी चीज खराब नहीं हुई है ना, इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। महिमा की आंखों में आंसू थे, वो कमरे में आकर रोने लगती है। चुप हो जाओ महिमा, कुछ वक्त के बाद मेरा थोड़ा काम अच्छा हो जाएगा तो हम अलग रहने लगेंगे। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि भाभी तुम्हारे साथ इतना उल्टा व्यवहार करें, वो अपने ऊपर इतना घमंड करती है। अरे नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा मन भर आया था। अब शादी के एकदम बाद परिवार अलग हो जाए तो लोग तो यही कहेंगे ना कि मैंने आते से दोनों भाइयों को अलग कर दिया, इसलिए आप अलग रहने की बात दोबारा मन में मत लाना। धीरे धीरे वक्त बीतता है और महिमा के एक बेटा पैदा होता है। बेटे के आने से पूरे घर में खुशियां आ जाती हैं। बधाई हो प्रेमा बहू, तुम्हें ताई की पदवी मिल गई, तुम ताई बन गई। और मैं भी ताऊ बन गया माँ, मुझे भी ताऊ जी कहकर बुलाने वाला आ गया। दादी, मेरा छोटा भाई आ गया, अब मैं तो उसकी बड़ी दीदी हुई ना। हाँ दादी अम्मा, तू उसकी बड़ी दीदी है। बड़े खुश हो रहे हो ना सारे, मेरा मजाक बना रहे हो। और सासू माँ को पता है कि डॉक्टर ने जूही के बाद मुझे दोबारा बच्चा करने के लिए साफ मना किया है। इन्हें पता है कि मैं दोबारा बच्चा नहीं कर सकती, नहीं तो मैं भी एक बेटा पैदा कर सकती थी। महिमा के बेटा होने की खुशी में सबको खुश देखकर प्रेमा मन ही मन ईर्ष्या से जल भुन रही थी। महिमा के बेटे नमन के नामकरण संस्कार के दिन प्रेमा ने हद ही कर दी। महिमा, मुझे लगता है तुम्हारे मायके वालों को समझ नहीं है बिल्कुल भी। नमन की झोली में क्या दिया? सिर्फ 5100 रुपए का लिफाफा, न कोई सोने की चेन, न कोई चांदी के कड़े। मेरी मम्मी ने तो जूही के होने पर मुझे सोने की बालियां दी थी। सासू माँ को सोने के टॉप्स और महेंद्र के लिए सोने की अंगूठी थी। जूही के गले में उन्होंने सोने की चेन, वो भी लॉकेट के साथ, और सोने के कड़े भी डाले थे जूही के हाथों में। सच में शर्म आनी चाहिए तुम्हारे मायके वालों को। बिल्कुल भी लेना देना नहीं आता उन्हें कि बेटी के घर तीज त्योहार पर कैसे दिया जाता है। अब मेरी मम्मी को ही देखो, वो खुद नहीं आ सकी फंक्शन में तो उन्होंने नमन के लिए सोने की चेन भिजवाई है अपनी तरफ से। हालांकि उनका कोई मतलब नहीं बनता था देने का। घर में खुशी का माहौल था। महिमा के घर से भी सब लोग आए हुए थे, इसलिए उस वक्त किसी ने भी प्रेमा को कुछ कहना सही नहीं समझा। महिमा के माँ बाबूजी फंक्शन के बाद चुपचाप वापस चले जाते हैं। महिमा के बेटा होने के बाद से प्रेमा का स्वभाव महिमा के प्रति बहुत खराब होता जा रहा था। एक दिन प्रेमा और महिमा घर पर अकेली थी। सास कहीं बाहर गई हुई थी और महेंद्र और संजय काम पर थे। अरे महिमा कहाँ है? नमन ने रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा रखा है। जूही की कल परीक्षा है, उसे पढ़ाने में मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। प्रेमा रोते हुए नमन को देख रही थी, तभी उसके मन में पाप जन्म ले लेता है। आखिर है तो लड़का ही, बड़ा होकर सारी जायदाद इसके नाम हो गई।
तो हमें तो ये सब घर से निकाल देंगे। अब तो जूही के हिस्से का प्यार भी सब इसे ही देने लगे हैं। मौका अच्छा है इसका काम तमाम करने का। प्रेमा नजरें बचाकर नमन का गला दबाने लगती है। तभी महिमा आ जाती है। अरे मेरा मुन्ना, भूख लगी है जो इतनी तेज रो रहा है? आज तो बच गया। अब देखती हूँ, कल इसका मुंडन करवाने गंगा जी ले जा रहे हैं, वहीं बस इसका खेल खत्म। अगले दिन सब लोग गंगा जी के लिए निकलते हैं। प्रेमा बहू, तुम और महेंद्र एक ही नाव में बैठ जाओ, मैं संजय और महिमा के साथ बैठ जाती हूँ। मैं चाचा चाची की नाव में बैठूंगी। मुझे किसी भी तरह नमन को अपनी गोदी में लेना होगा। जूही, नहीं बेटा, हमारे साथ आओ, चाची ने नमन को उठाना है। भाभी, कोई बात नहीं, जूही हमारी नाव पर ही बैठ जाएगी। तुम दोनों को कैसे संभालोगी? एक काम करो, नमन को तुम मेरी गोद में दे दो। हाँ, ये ठीक रहेगा प्रेमा भाभी, आप नमन को पकड़ लो। महिमा, अच्छी बात है ना, भाभी खुद हमारे साथ प्यार से रहना चाहती है, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ महिमा बहू, नमन को प्रेमा की गोद में दे आओ। महिमा नमन को प्रेमा की गोदी में दे देती है। सब लोग नाव पर गंगा पार मंदिर के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में, जूही बेटा, ज्यादा उछल कूद मत मचाओ, नाव का बैलेंस बिगड़ जाएगा। चाचा, नाव में तो बहुत मजा आ रहा है। उधर जूही महिमा, संजय और दादी के साथ खेलने में मस्त थी। दोनों नाव थोड़ी दूर हो गई थी। महेंद्र भी दूर से जूही को मस्ती करते देख रहा था, पर प्रेमा कुछ और ही साजिश रचने वाली थी। मौका अच्छा है, नमन को गंगा जी में फेंक देती हूँ। महेंद्र का ध्यान भी उन लोगों पर है, किसी को शक भी नहीं होगा। बोल दूंगी मेरे हाथ से फिसल गया और गिर गया। जैसे ही प्रेमा नमन को गंगा जी में गिराने लगती है, अचानक उसे चीखने की आवाज आती है। जूही, माजी, जूही पानी में गिर गई। हे भगवान, कोई जूही को बचाओ। मेरी बच्ची जूही। इतनी देर में महिमा भी पानी में कूद जाती है। जूही मेरी बच्ची, कोई मेरी बच्ची को बचाओ। किसी तरह महिमा डूबती हुई जूही के पीछे जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और नाव तक वापस ले आती है। प्रेमा ये सब देख रही थी। सब लोग किनारे पर पहुंचते हैं। मेरी जूही, मेरी बच्ची तो ठीक तो है? मम्मी, पापा। महिमा, तुम्हें तैरना आता है? हाँ, वो स्कूल के दिनों में सीखी थी स्विमिंग। महिमा, तुमने मेरी बच्ची की जान बचा ली और मैं। प्रेमा रोते हुए सभी को सारी बात बताती है। मुझे माफ कर दो महिमा, मुझे माफ कर दो। भाभी, कोई बात नहीं, भूल इंसान से ही होती है। प्रेमा बहू, नमन तुम्हारा ही बेटा है, तुम इसकी बड़ी माँ हो। नमन को गोद में लेकर इसके बाल तुम ही उतरवाओगी। सास और देवरानी की बातों को सुनकर प्रेमा की आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। प्रेमा को पिछली सारी बातें याद आती हैं। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो नमन को छाती से लगाकर प्यार करने लगती है। जूही भी महिमा के गले लग जाती है। Thanks for watching.